Students, welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the second chapter of geography, that is the land, soil, water and the natural vegetation and the wildlife resources. This is the second chapter of geography. In this chapter we will discuss about what are the importance of land resource, soil, water and what are the importance of natural vegetation and what are the different uses of this. ठीक है, रिसोर्स के बारे में पढ़े थे हम लोग। फर्स्ट चैप्टर से हम लोग रिसोर्स के बारे में डिस्कस किए थे कि रिसोर्स क्या है और रिसोर्स को कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं और उसको कैसे कंजर्व करना। ना द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिसोर्स, मतलब ये जो लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेबल, जो ये रिसोर्स है ये हम लोग का कहाँ यूज हो रहा है, हम लोग कैसे यूज करें और हमारे वजह से ये कैसे इफेक्ट्स हो रहे हैं और इससे क्या बेनिफिट्स है, क्या इसकी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस है एज ए इन्वायरमेंट में, एज ए ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। तो ये पूरी चीज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो एज यू नो व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स क्या है आप लोग सभी जानते हैं, एनीथिंग दैट इज अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट दैट हेल्प्स टू सैटिस्फाई आवर नीड्स, दैट इज द रिसोर्स। ये आपको रिसोर्स है, ठीक है। तो रिसोर्स क्या बोला गया, कोई भी चीज जो इन्वायरमेंट में है, आवर सराउंडिंग, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है उसको रिसोर्स बोल रहे हैं ना। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स क्या है, तो इस बार हम लैंड रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे ना। लैंड रिसोर्स, the land is the one of the among the most important natural resource. It covers only about 30% of the total area of the earth's surface and all the part of the small percentage are not habited. मतलब यहाँ पर क्या बोला, land is one of the most important resources and it covers at least 30% of the land. Means यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि land हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, लेकिन हमारे जो पूरे सर्कल्स में, पूरे स्ट्रक्चर्स में ओनली 30% लैंड आर ओनली फॉर द हैबिटेड पर्सन। मतलब जो 70% हमारे नॉट फॉर हैबिटेड पर्सन। मतलब यहाँ क्या बोला, इट्स कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड अ पार्ट ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। मतलब वो जो 30% में भी है, कुछ पार्ट ऑफ जो हमारे हैबिटेबल के लिए नहीं, मतलब हमारे लिविंग बींग्स के लिए, हम लोग के लिए सुटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं हमारे माउंटेन्स हैं, तो कहीं हिली एरियाज है, तो कहीं डेजर्ट एरिया है, हर लैंड हमारे लिए सुटेबल नहीं है। पर 30% में भी कुछ स्मॉल पार्ट्स ऐसा है जहां पर हम लोग हैबिटेट्स नहीं रह सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वी डिस्कस द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। द रफ टोपोग्राफी, स्टेप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन लोलाइंस एरिया आर सब्जेक्टिव टू द वाटर। मतलब यहाँ बोला गया जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन in different part of the world is mainly due to the varied characteristics of land and climate। मतलब हमारा जो uneven distribution of lands और populations का है वो किसके कारण है, हमारे different varies of land और climate की वजह से हमारा जो distribution of populations है उस पर डिपेंड कर, क्योंकि हर एरिया में लैंड इज इक्वली नहीं है, हर एरिया प्लेन्स एरिया नहीं है, कुछ डेजर्ट एरिया, कुछ माउंटेन्स एरिया है जो हमारे लिए पॉपुलेशन के लिए, अदर पीपल्स के लिए बेनिफिट्स नहीं है। मतलब कुछ ऐसा पीपल्स इसी जगह प्रिफर करते हैं जहां पर हम लोग एज इजी वे से लाइफ को जी सके, ठीक है। और डिफरेंट क्लाइमेट स्ट्रक्चर भी है जिसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, ठीक है। द रफ टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन लो लाइन एरिया आर सस्पेक्टेबल टू द वाटर ना। कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पर हमारे वाटर्स की भी प्रॉब्लम्स है, मतलब वाटर एज ए सुटेबल, हमें ड्रिंकेबल वाटर्स नहीं है। कुछ एरिया है जहाँ माउंटेन्स एरिया जहाँ पर हम लोग कोई एज ए हिली एरिया से हम लोग यूज नहीं कर पा रहे। ये सब चीज है जिसकी वजह से हमारा लैंड को डिफरेंस करा है। देखो यहाँ पे एक दिया गया, ओनली 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाई ओनली द 30% ऑफ लैंड एरिया, द रिमेनिंग 70% ऑफ लैंड इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और इनहैबिटेड। मतलब जो हमारे 100% में ओनली 30% हमारे पॉपुलेशन ऑक्यूपाई किए हैं और 70% लैंड हमारा क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड और इनहैबिटेड। स्पार्सली मतलब पॉपुलेटेड मतलब कम लोग रहते हैं और इनहैबिटेड मतलब जहाँ पर कुछ ऐसा है जहाँ पर कोई रह नहीं सकता, वो चीज बोला गया है। क्लियर समझ रहा है आप लोगों को? नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द लैंड यूज। व्हाट आर द यूजेस ऑफ लैंड, लैंड का क्या यूजेस है हमारे लिए, तो हम लोग कैसे लैंड को यूज करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट पर्पस ऑफ लैंड आर यूज। वी आर यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, फॉर बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफरेंट पर्पस वी आर यूजिंग द लैंड। तो यहाँ पर लैंड का यूजेस क्या बोला है, लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउस रोड एंड सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज ए लैंड। इसी को हम लोग लैंड यूज करते हैं। मतलब जो हम लोग लैंड पर डिफरेंट पर्पस में यूज करें, कोई लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज करे, कोई लोग फॉरेस्ट्री के लिए यूज करे, कोई लोग माइनिंग के लिए यूज करे, कोई लोग इंडस्ट्रीज के लिए यूज करे, इसी को हम लोग बोलते हैं एज ए लैंड यूज।
ठीक है। और ये लैंड यूज भी किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे क्लाइमेट्स पे, हमारे लैंड्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल्स, वेजिटेशन पे डिपेंड करते हैं कि हम लोग कहाँ पर कोई चीज यूज कर सकते हैं। क्लियर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो the use of land is determined by the physical factors such as topography, soil, climate, minerals and the ability of water। अब हम लोग जो लैंड को यूज करें उसके पर डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट रखिए फिजिकल फैक्टर एंड अनदर इज द ह्यूमन फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर्स में हमारा क्या क्या आता है, फिजिकल फैक्टर्स में आ रहा है हमारा टोपोग्राफी, सॉयल्स, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड एबिलिटी ऑफ वाटर, ये फिजिकल फैक्टर। टोपोग्राफी मतलब क्या होता है, टोपोग्राफी होता है जो हमारे आसपास हमारा एनवायरमेंट होता है, जो हमारे क्लाइमेट्स होते हैं, उस पर हमको बोल सकते हैं, उस फैक्टर्स पे हम लोग बोल सकते हैं एज हमारा किस तरह से लैंड का यूज हो सकता है। सॉयल्स मतलब सॉयल्स भी यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल्स वी हैव फाउंड दैट एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटरल सॉइल। तो डिफरेंट सॉयल्स आर डिपेंड अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। सपोज फॉर एलुवियल सॉइल इज बेस्ड फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है, ब्लैक सॉइल इज यूज फॉर द कॉटन पर्पस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल्स पे भी हमारा लैंड का यूज होता है। जहाँ पर अच्छा सॉयल्स हो तो वहां पर हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, जहाँ पर ब्लैक सॉइल है जो वहाँ कॉटन का यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर हमारा पत्ती इलाका जैसे आजाद डेक्कन प्लेटूज में बोल सकते हैं, तो वहां पर हम लोग का क्या हो सकता है कि हम लोग आजाद उस पार्ट में हम लोग आजाद मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सब चीज हमारा लैंड का यूजेस डिटरमाइन कर, मतलब ये फिजिकल फैक्टर्स है जो हमारे लैंड को डिटरमाइन करे। ह्यूमन फैक्टर्स कैसे डिटरमाइन करते हैं लैंड का, human factors such as population and technology are also important to determine the land use pattern। तो human factors कैसे, मतलब human factors मतलब population, मतलब हमारा population भी हमारे land use को डिटरमाइन कर, जितना ज्यादा पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से हमारे पॉपुलेशन को लैंड का यूजेस हो रहा है। और जो न्यू टेक्नोलॉजी है, क्योंकि पीपल्स जहाँ रह रहे हैं, जहाँ उनको सुटेबल्स हो रहे हैं, उस चीज अगर पीपल्स रह रहे हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी भी यूज हो रहा है। तो ये सब चीज हमारा क्या डिटरमाइन करता है कि हमारा जो फिजिकल फैक्टर्स और जो ह्यूमन फैक्टर्स है वो हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड्स को यूजेस फॉर्म में ला रहा है, उसको बोला किस तरह से लैंड्स को यूज किया जा रहा है। ये चीज पूरा बता रहा है हमारे लैंड यूज में। Now, land can also be classified on the basis of ownership as a private land and the community land। Now, land क्या बोला था, lands को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, as a private land और a community land। Now, private lands क्या है, प्राइवेट लैंड विच इंडिविजुअल हैव ओन लैंड, मतलब जिस इंडिविजुअल का अपना खुद का लैंड हो। सपोज एग्रीकल्चर में जो लोग लैंड को कल्टीवेशन से यूज करें वो हम बोल सकते हैं एज अ प्राइवेट लैंड। और कम्युनिटी लैंड किसको कहा जाता है, कम्युनिटी लैंड जहां ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर एंगेज इन डूइंग सम कॉमन पर्पस, एक कॉमन पर्पस के लिए एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन कुछ वर्क करे, उसको हम लोग कम्युनिटी लैंड बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल where the community land is owned by the community for common uses like collections of fodder, fruits, nuts or medical herbs। This community land are also called common property resources। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ये था लैंड्स का था, ठीक है। तो लैंड्स का यूजेस हमने बताया, क्लासिफिकेशन बताया। अब हम बताएंगे नेक्स्ट पीपल एंड द डिमांड फॉर ग्रोइंग बट ऑल्सो द एबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। अब हमारा बोला जा रहा है कि जो लैंड रिसोर्स हमारा यूज कर रहा है, तो हमारे पास आज एबंडेंट ऑफ लैंड है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ ओनली 30% ऑफ लैंड्स आर यूज फॉर हैबिटेट पर्सन, मतलब हैबिटेट पर्सन जहां पर हम लोग सुटेबल लाइफ को जी सकते हैं, वो चीज हमारे 30% है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लैंड पे क्या क्या फैक्टर्स हम लोग जो इफेक्ट कर रहा है हमारे को। ये क्या नेक्स्ट क्या पढ़ा है, देखो पीपल एंड द डिमांड आर एवर ग्रोइंग बट द एबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। अब हमारे जो पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, हमारे जो टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारे लैंड का डिमांड बढ़ा। अब हमारे पास एज ए लिमिटेड लैंड होने की वजह से हमारा डिमांड बढ़े, तो क्या ये हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है, दैट इन फ्यूचर इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, क्योंकि हमें हर चीज की जरूरत है, हमें एग्रीकल्चर की भी जरूरत है, हमें इंडस्ट्रीज की भी जरूरत है, माइनिंग की, हर चीज की जरूरत है। तो एक लिमिटेड स्टॉक में अगर हम अनलिमिटेड यूजेस करें तो वो लिए हमारे लिए नुकसान है। तो लैंड का भी एक हमें बोला गया कि एक सिस्टमिक वे से आज लिमिटेड वे से यूज करें, ताकि आगे फ्यूचर जनरेशन भी हमारा उसका यूज कर सके। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, पीपल their demand for ever growing but the ability of land is limited। The quality of land also differs from place to place। People start encroaching the common land to build the commercial area, housing complex in the urban area and to expand the agricultural land in the rural area।
ना पीपल से बोला जाए क्वालिटी ऑफ लैंड किस पर डिपेंड करते हैं, हमारे डिफर फ्रॉम प्लेस ऑफ, हमारे लैंड की क्वालिटी हर प्लेस पर डिपेंड। हमने भी बताया कि लैंड की क्वालिटी किस पर डिपेंड करते हैं, हमारे क्लाइमेट्स पे, हमारे सॉइल्स पे, हमारे वेदरिंग पर, ये हर चीज पर हमारा लैंड डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे पीपल्स के भी जो लैंड है, हम लोग किस पर कौन सा लैंड हमारे कमर्शियल सीजन के लिए वहां पर सुटेबल रहता है, कौन सा एग्रीकल्चर के लिए है, वो भी चीज हमारे लैंड पर डिपेंड करता है। तो ये चीज बोला गया कि अगर पीपल्स के पॉपुलेशन जब एक्सपैंड बढ़ रहे हैं तो हमारा लैंड अगर लिमिटेड है तो वो हमारे लिए आगे लैंड रिसोर्स हमारा एज अ यूजफुल में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, land is today the vast changes in land use a pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats of the environment because of the expenses of agriculture and the construction activity. Now there is a threat for the land resources also, मतलब land resource में भी खतरा है। क्यों? क्योंकि as a सीमित है, as a limited stock of a land, limited land होने की वजह से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हमारा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन है, ये सब मेजर प्रॉब्लम्स है जो हमारे एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है और एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ने की वजह से हमारा लैंड का भी डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स दैट कम्स ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी and other factors also affect the land resources। ठीक है, लैंड रिसोर्स से हमारा क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन से मतलब आप समझ, लैंड की मतलब हमारे कंटिन्यूस लैंड की फर्टिलिटी कम हो रही है, एग्रीकल्चर को कंटिन्यूटी उसी बार बार यूज करना, उसकी न्यूट्रिशन कम हो रही है। लैंडस्लाइड मतलब हमारी पृथ्वी में कुछ ऐसा चीज है जो हमारे पृथ्वी आज जमीन पर धंसते जाए, वो चीज से बोला गया है। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। डेजर्ट चीज अगर रोकेंगे तो हमारा लैंड का रिसोर्स हम लोग आगे भी यूज कर सकते हैं। क्यों? अगर कंट्रोल नहीं करें तो आगे भी हमें बेसिक प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। क्लियर? अभी हमने क्या बोला था कि लैंड को जो यूज कर रहे थे वो डिफरेंट पर्पज पे यूज है, कहीं बिल्डिंग्स बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रहे हैं, कमर्शियल पर्पज के यूज हो रहे हैं। अब इस लैंड को कैसे कंजर्व किया है, क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो रही है, हमारी लैंड से ज्यादा यूजेस हो रहे हैं। क्योंकि हमें पॉपुलेशन बढ़े तो हमारे को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है, इंडस्ट्रियल्स बढ़ रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, स्ट्रीट्स बन रहे हैं, ये सब चीज क्या है, हमारे लैंड्स को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज तो हमें एज अ फैसिलिटीज तो चाहिए, साथ में हमको ऐसे लैंड्स को भी प्रोटेक्ट करना है। तो क्या चीज करें ताकि हमारा लैंड रिसोर्स कंजर्व सके, बच सके। ठीक है, तो लैंड कंजर्वेशन लैंड रिसोर्स, हाउ टू मेक अ कंजर्वेशन लैंड, ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन, द एवर ग्रोइंग डिमांड led to a large scale of destruction of forests, covers arable land and has created a fear of losing their natural resources। मतलब हमारा जो लैंड रिसोर्स किसके लिए नुकसान हो रहा है, हमारे पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कट रहे हैं, कवर द एरेबल लैंड एंड क्रिएट अ फियर ऑफ लूजिंग द नेचुरल। ये तरह से हमारी जो नेचुरलिटी जा रही है जो लैंड की वो हट रही है ना। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and certain overgrazing some of the common methods used to conserve the land resource. So, what are the measures to conserve the land resource? That we have to make a afforestation. Afforestation means we have to forest को काटने से बचाना, land reclamation, land को बार बार हम लोग as a ज्यादा वो न करें कि जहाँ खाली हो जाए उस चीज को न करें। रेगुलेटरी ऑफ यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, जो हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड उसका कम यूज करें। ठीक है, फर्टिलाइजर एंड सेकंड ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व। और ओवरग्रेजिंग से भी हमारा लैंड रिसोर्स को बचाया जा सकता है। क्लियर, समझ में आया? ये था हमारा लैंड रिसोर्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्स को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द सॉइल। देखो लैंड और सॉइल्स में क्या डिफरेंस है, लैंड भी तो सॉइल का पार्ट ही है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द soil resources। soil resources क्या है, soil is also the part of land। so what is the basic difference between the soil and the land? soil मतलब क्या है और land क्या है। तो land होता है जो सब चीज land को कहते हैं, मतलब जैसे जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में जो भी रह रहे हैं, जहां भी हम रह रहे हैं उसको land करें। लेकिन soil बोला जा रहा है कि एक अर्थ का जो थिन पार्ट है उसको हम लोग soils बोल रहे हैं। ठीक है, जो हमारे एग्रीकल्चर के सुटेबल्स है और अलग चीज के लिए सुटेबल उसको बता। देखो क्या लिखा है सॉइल पर, द थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंसेस कवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। मतलब एक थिन लेयर जो हमारे अर्थ सरफेस पर कवर किया गया उसको हम लोग आज सॉइल कहते हैं।
Now, it is closely linked the landform determine the types of soil. Soil is made of organic matters, minerals and weather rocks found on the earth. यहाँ बोला क्या बोला? It is closely with the link with the land. Soils क्या कर रहा है? हमारे land से link है, लेकिन जो landform determine क्या करता है? हमारा कौन determine करता है? Soil determine करता है. मतलब यहाँ land में क्या है? Landform से हमारा soil determine करता है. मतलब land में ही हमारा soils है. ये land तो हर चीज में है, जहाँ माउंटेन से या कोई लैंड कर रहे, लेकिन सॉइल क्या डिटरमाइन? लैंड फॉर्म्स तो हमारा सॉइल्स को डिटरमाइन करते हैं. ठीक है. द सॉइल इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. सॉइल किससे बनता है? ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल, वेदर रॉक फाउंड ऑन द अर्थ. दिस हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. द राइस मीन्स द मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक अप द सॉइल फर्टाइल. तो देखो सॉइल कैसे बनता है, और सॉइल कैसे बनता है हम लोग का? सॉइल बनता है हमारे वेदरिंग रॉक से, जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो हम लोग जो पत्ते झड़ते हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर है, उससे हमारा ये सॉइल बनता है. तो ये ऑर्गेनिक मैटर से हमारा डिटरमाइन करता है कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या है. मतलब हम लोग जो भी वेस्ट फेंक रहे हैं, जो भी हमारा पेड़ों के पत्ते हैं, जो भी लैंड्स में आ रहे हैं, उससे हमारा सॉइल फॉर्म्स होता है. वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या था? वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या बोलता है? देखो यहाँ पर लिखा है वेदरिंग ऑफ रॉक्स के मतलब, वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब होता है द ब्रेकिंग ऑफ डिके एंड एक्सपोज द रोज बाय टेम्परेट चेंजेस ऑफ फ्रॉस्ट एक्शन प्लांट एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी. वेदरिंग ऑफ मतलब जो वेदरिंग मतलब जो रॉक्स को, जो हमारे क्लाइमेट द्वारा जो रॉक्स को तोड़ा जाता है बाय डिकेइंग ऑब्जेक्टिव्स और टेम्परेचर चेंजेस, होस्ट एक्शन, एनिमल्स, ह्यूमन एक्टिविटी से जो द्वारा हमारा जो एक्टिविटी से सॉइल्स बनता है, उसको हम लोग एज वेदरिंग रॉक्स बोलते हैं. ठीक है. तो क्या बोला? सॉइल्स को क्या बोला गया? Soil is the process of this happens to the process of weathering. The right mix of mineral and organic matter make up the soil पड़े. मतलब ये डिफरेंट जो वेदरिंग प्रोसेस है, मिनरल्स मिक्सर, ऑर्गेनिक मैटर से, इससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी पता चलता है. क्लियर? देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि किस तरह से हमारा सॉइल फॉर्म करता है, डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल. तो टॉप सॉइल जो होता है, जो उसको हमारे में टॉप सॉइल में क्या रहता है? विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन. टॉप सॉइल्स में हमारे ह्यूमस वेजिटेशन है. नीचे उसके नीचे पार्ट में होता है सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले. उसके नीचे रहता है वेदर रॉक मटेरियल, एंड सबसे नीचे होता है हमारा पेरेंट्स रॉक. ये हमारे सॉइल के प्रोफाइल से, ये आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे फोर्थ फिफ्थ में साइंस में, हाउ द सॉइल प्रोफाइल, सॉइल कैसे फॉर्म होता है. ये डिफरेंट वेदरिंग प्रोसेस होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल से सॉइल का, और ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ दैट द सॉइल फॉर्म. ये डिफरेंट लेयर्स है, टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर रॉक एंड द पेरेंट रॉक. ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सॉइल्स है. ना द फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, किस तरह से हमारा सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बारे में हम लोग बताते हैं. Yes, the factor of soil. The major factor of soil formation are the nature of the parent rock and the climate factor. तो यहाँ पर दो चीज बोला गया, दो फैक्टर से हमारा सॉइल फॉर्म हो रहा है. एक होता है पेरेंट रॉक और एक होता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स. Other factors, the topography, the role of organic material, and the time taken of the composition of the soil formation. All these differ from place to place. मतलब soil formation भी हमारे different place में different होता है. हर जगह ऐसा नहीं कि एक ही type of soils होते हैं. मतलब different types of soils are formed by different process. मतलब different process है कि पहला एक soil formation होता है nature in the parent rock और एक होता है parent rock और climatic factor से द्वारा हमारा soil form होता है, और एक होता है हमारा किसके द्वारा? टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन. जो हमारा जो सॉइल फॉर्म हो रहा है वो एक दिन में नहीं हो जा रहा है. इट टेक्स ओनली थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू मेक अ 1 इंच ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. मतलब 1 इंच सॉइल बनने के लिए हमको कम से कम 1000 ईयर्स लगता है, तब हमारा 1 इंच का सॉइल फॉर्म होता है. तो ये डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, और जो पेरेंट रॉक की वजह से हमारा सॉइल फॉर्मेशन और अदर ऑर्गेनिक एक्टिविटीज से भी हमारा सॉइल फॉर्मेशन है ना. पेरेंट रॉक क्या है? पेरेंट रॉक से क्या डिटरमाइन होता है? इट डिटरमाइन द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टी, मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी. तो पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करता है? पेरेंट रॉक हमारा डिटरमाइन करता है कि वो किस कलर का सॉइल, किस कलर का, उसके टेक्सचर क्या है, कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें प्रेजेंट है, ये मिनरल कौन सा कंटेंट करता है, और ये कितनी ज्यादा यूजफुल होता है, इसके वो पेरेंट रॉक डिटरमाइन करता है. क्लियर? नाउ रिलीज से क्या होता है? रिलीज, altitudes and slope determine the accumulation of soil. मतलब रिलीज और altitude हमारा स्लोप से मतलब डिटरमाइन, मतलब कितना ज्यादा सॉइल कहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट हो है, मतलब एक तरह से ढलाव टाइप का मतलब उसको बोला गया, उसको दिखाया जाता है.
Now, climate, temperature, rainfall influence the rate of weathering and humus formation. मतलब क्लाइमेट क्या डिटरमाइन करता है कि जहां पर ज्यादा टेम्परेचर या रेनफॉल है उससे हमारा वेदरिंग और ह्यूमस फॉर्मेशन की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन बताया जाता है. फ्लोरा फाउना एंड माइक्रो अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन. फ्लोरा फाउना से हमारा जो ह्यूमस फॉर्मेशन जो हमारे सॉइल में ह्यूमस होता है वो फ्लोरा फाउना से डिटरमाइंड होता है ना. टाइम डिटरमाइन द थिक ऑफ सॉइल. टाइम से हमारा क्या डिटरमाइंड होता है कि कितने मोटे के परत में सॉइल हमारा फॉर्म हो रहा है. तो ये कितना फैक्टर्स बताया जाए, पैरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा फाउना, क्लाइमेट, टाइम, ये क्या फैक्टर्स कहता है हमारे सॉइल को इफेक्ट करता है. मतलब पैरेंट रॉक से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, रिलीफ से क्या हमारा कैसा सॉइल फॉर्मेशन, और फ्लोरा फाउना से कैसा सॉइल होता है, ये पूरे चीज हमारे इससे बताया जाता है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन. क्लियर? ठीक है, ये सब मेथड है जिससे हमारा कंजर्वेशन ऑफ सॉइल हो रहा है. Now, next we discuss some of the methods for the soil conservation are. Some of the method of the soil conservation क्या है? Mulching. Mulching क्या होता है? The bare ground between the plant is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain the soil moisture. मतलब बोला गया the bare ground between the plant is covered with a layer of organic matter. मतलब एक ग्राउंड के अगल बगल में जो एक ऑर्गेनिक मैटर से हमारा एक लेयर बनाया जाता है उसको बोलते हैं लाइक स्ट्रॉ. इट हेल्प्स टू रिटेन द सॉइल, उसको बोलते हैं एज अ मल्चिंग. मतलब हम लोग जो जमीन जहाँ एग्रीकल्चर उसके अगल बगल हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को कवर करने के लिए एक लेयर बनाते हैं ताकि हमारा स्ट्रॉ से ताकि हमारे माटी न बह पाए, इसलिए बोलते हैं उसको, ताकि हमारा सॉइल का मॉइस्चर वहां रहे, उसको बोलते हैं मल्चिंग ना. काउंटर बैरियर क्या बोलते हैं? काउंटर बैरियर, स्टोन, ग्रास, सॉइल्स आर यूज्ड टू बिल्ड अ बैरियर्स अलोंग द काउंटर. ट्रेंचेस आर मेड इन द फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट द वाटर. मतलब देखो कभी कभी हम देखते हैं कि खेतों में बेड़ बनता है, आप लोग भी देखे होंगे फार्मिंग करते हैं, तो कुछ लोग बहुत लोग स्टोन से बनाते हैं, कुछ लोग माटी से बनाते हैं, वो बैरियर्स को हम लोग बोलते हैं एज अ काउंटर. स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड अ बैरियर अलोंग द काउंटर ताकि हमारा एक वाटर वहां कलेक्ट रह सके, वहां से वो पानी जा ना पाए, उसको बोलते हैं एज अ काउंटर बैरियर. मतलब पानी को रोकने के लिए एक बैरियर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं काउंटर बैरियर. इससे भी हमारी सॉइल की मॉइस्चर और फर्टिलिटी लूज नहीं होती, क्योंकि अगर हम पानी के बहाव से सॉइल हमारा जा सकता है, अगर बैरियर बना दे तो सॉइल हमारा वहीं पर प्रेजेंट रहेगा, कहीं जा नहीं सकता. ठीक है, ये चीज होता है. ये भी एक पैटर्न है जिससे हम सॉइल को कंजर्व सकते हैं. रॉक डैम. रॉक डैम्स आर पाइल्ड टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. दिस प्रिवेंट द गलीज एंड फर्दर द सॉइल लॉस. मतलब रॉक डैम्स क्या होता है, एक होता है स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. मतलब रॉक डैम्स होता है कि पानी को एक धीरे आकार में बहाता है ताकि हमारा सॉइल जल्दी से न बह पाए. मतलब ये भी है कि हमारे सॉइल को लॉसेस को लूज कर मतलब कंजर्व कर सकता है. ठीक है, ये भी एक चीज हमारा है दिस प्रिवेंट द गलीज एंड फर्दर द सॉइल. ये हमारे गली इरोजन को करता है और हमारे आगे सॉइल को बचा सकता है. ठीक है, these are the pictures that showed about the टेरिस फार्मिंग, काउंटर प्लाइंग. ठीक है, और शेल्टर बेल्ट. शेल्टर बेल्ट क्या होता है? देखो टेरेस फार्मिंग क्या होता है. टेरेस फार्मिंग क्या होता है? टेरेस फार्मिंग के बारे में बताते हैं. ब्रॉड एंड फ्लैट स्टेप्स ऑफ और टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट द फ्लैट सर्फेस आर अवेलेबल टू ग्रो द ग्रास. दिस रिड्यूस द सर्फेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन. मतलब ब्रॉड स्टेप मतलब यहाँ पर लगा एक स्टेप वाइज, पहाड़ी इलाका में भी स्टेप वाइज फार्मिंग करना, उसको बोलते हैं एज अ टेरेस फार्मिंग. मतलब माउंटेन्स एरिया में एज ए स्टेप वाइज, मतलब कुछ देर से फिर सीढ़ी द्वारा पानी जैसे रनिंग वाटर जहां पर यूज है, जहां पर पानी को स्टैग्नेट ना किया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं टेरेस फार्मिंग. ज्यादातर ये देखो चाय के बागान में होता है, वहां पर क्योंकि चाय के बागान में रनिंग वाटर में पानी की जरूरत है, तो डिफरेंट एग्रीकल्चर नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ठीक है, वो है टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग हमारा जब स्टेप वाइज होता है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखो पिक्चर है जो सीढ़ी द्वारा बनाया गया, उसी को हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं ना. इंटरक्रॉपिंग. Different grow are in an alternate row and so the different times to protect the soil from the rainfall. तो बोल गया इंटरनेट क्रॉपिंग. मतलब देखो आप लोग भी एग्रीकल्चर में देखते होंगे, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो ये भी देखते हो कि फार्मर लोग वही क्रॉप को बार बार नहीं कोते हैं. एक ही क्रॉप को अगर हम बार बार कोते हैं उससे हमारी सॉइल की न्यूट्रिशन कम होता है. इसलिए हम लोग देखो सीजनल पर चेंजेस करते हैं. एक साल अगर हम कुछ करें, एक साल अगर खेत को ऐसे ही रख दे तो उसमें सॉइल की न्यूट्रिशन वापस आ जाती है. तो यही चीज होता है, अगर को भी टाइम टू टाइम तो साल
इंटरक्रॉपिंग करें, एक साल अगर गेहूं लगाए तो दूसरे साल अगर मटर चना लगाए तो उससे हमारी सॉइल की न्यूट्रिशन बढ़ती है। ये चीज भी करना चाहिए, इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वही चीज एक लगातार उसी चीज में अगर रिदम में चला जाता तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है। तो ये भी एक बेस्ट वे है, इंटरक्रॉपिंग इज द बेस्ट वे टू कंजर्व द सॉइल रिसोर्सेज। क्लियर? नेक्स्ट, काउंटर प्लॉइंग। काउंटर प्लॉइंग क्या है? प्लॉइंग अ पैरेलल टू द काउंटर ऑफ ए हिल स्लोप to form a natural barrier for water and flow down the slopes. Now, counter plowing क्या बोला गया कि ये भी plowing a parallel to the counter at a hill slope. Hill slope में as a parallel slope में जो plowing करते हैं उसको हम लोग as a counter plowing कहते हैं। Now, shelter beds. In the coastal and the dry regions, rows of trees are planted to check the wind's movement to protect the soil's cover. तो कुछ ऐसा एरिया है जब हम लोग देखते हैं कि खेत के किनारे किनारे हम लोग पेड़ लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? ताकि हमारे विंड से हमारे सॉइल्स को उड़ा ना ले जाए, ताकि हमारा सॉइल प्रोटेक्ट रहे। ये भी एक तरह अच्छा मेथड है टू कंजर्व द सॉइल रिसोर्सेज। क्लियर? समझ में आया? ये भी एक अच्छा मेथड है हमारा। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स टू कंजर्व आवर सॉइल रिसोर्सेज। ठीक है, ये पूरा चीज है जो हमारे सॉइल को कंजर्व करता है।